ऑडियो तो जा ही रहा है। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे थोड़ा सा वेट कर लीजिए बेटा। ऑडियो आ जाएगा लेकिन आपके पास वीडियो नहीं पहुंचेगा, है ना। थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जैसे ये वीडियो ऑन होता है ना, आप क्लास अटेंड कर पाएंगे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू है बेटा, है ना। 5 to 10 मिनट्स लगेंगे, हो जाएगा।
हो गया? ठीक है ऑडियो का और उसका वीडियो का बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है सब कुछ? हाँ हो गया, ठीक है ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा। देखिए बेटा, तो हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स टू टाइप्स के होते हैं, जीन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। तो कल हम लोगों ने जीन डिसऑर्डर्स डिस्कस कर लिए थे, आज हम लोग फोकस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स मतलब जहां बात सिर्फ क्रोमोसोम की होगी और किसी की नहीं होगी। और क्रोमोसोम में भी बात क्या होनी है कि क्रोमोसोम का कभी नंबर बढ़ रहा है, जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कभी बढ़ रहे हैं, कभी कम हो रहे हैं, या फिर कभी उनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है, थोड़ा सा एबनॉर्मल हो रहा है। मतलब क्रोमोसोम के नंबर की बात या अरेंजमेंट की बात अगर हो रही है कहीं पर, तो समझ जाओ वो क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है। बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए ह्यूमन में आप बोलते हो कि 46 क्रोमोसोम्स है टोटल, और मान लो कभी आपको 45 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर कभी आपको 47 क्रोमोसोम्स देखने को मिल रहे हैं, तो समझ जाओ वो क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। बात समझ में आ गई? और इसी तरह की बात एबनॉर्मल अरेंजमेंट की भी होती है कि क्रोमोसोम का जो अरेंजमेंट है सेल के अंदर वो कुछ इस तरह का है कि वो एबनॉर्मल लग रहा है, तब भी आप बोल सकते हो कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। मतलब यहाँ क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन की बात नहीं होनी है, ऊपर ऊपर से बात होगी सिर्फ क्रोमोसोम की, उनके नंबर की बात होगी, उनके अरेंजमेंट की बात होगी, ये सारी बातें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स का मतलब क्या, एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स की एब्सेंस है कहीं पर एक्सेस में है वो, या फिर कहीं पर उनका एबनॉर्मल अरेंजमेंट है, तो आप उसे क्या बोलते हो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हो। जैसे मान लीजिए एक क्रोमोसोम की एब्सेंस है तो 45 हो जाएंगे ह्यूमन के अंदर, एक क्रोमोसोम की एक्सेस है तो 47 हो जाएंगे, इस तरह की बात। समझ रहे हैं ना बात को? अब यहां पर क्या है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की टू ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक पॉलीप्लॉइडी और एक एन्यूप्लॉइडी। और ये टर्म्स आपने सेल बायोलॉजी में पढ़े भी होंगे, ये टर्म्स वहां पर आते हैं, इवन मॉड्यूल में लिखे हुए भी हैं स्पेशल पॉइंट्स के फॉर्म में। तो पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का क्या मतलब होता है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इन थोड़ा सा इन कीवर्ड्स को पकड़ना है यहां पर बात हो रही है किसकी, सेट्स की। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। यानी यहां किसकी बात हो रही है, पेयर की बात हो रही है। तो ये दो टर्म थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एक सेट क्या होता है और एक पेयर क्या होता है। तो वैसे तो जेनेटिक्स पढ़ने के बाद ये बहुत छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन अभी जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं हम लोग। ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, या ऐसा बोल सकते हो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अभी अरेंज में कैसे हैं, आप सबको मालूम है कि जो ह्यूमन है वो एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मतलब 2n वाला फंडा है ना, जानते हो ना 2n प्लॉइडी, है ना, मतलब डबल प्लॉइडी है ना, तो डिप्लॉइडी बोलते हैं। और यहाँ पर 2n वाला फंडा है, 2n इक्वल्स टू 46 है। अब अगर डिप्लॉइड है 2n, इसका मतलब यहाँ 2 सेट्स है क्रोमोसोम्स के, जिसकी जितनी प्लॉइडी लेवल होती है उतने ही सेट्स होते हैं किसके, क्रोमोसोम्स के। तो यहाँ पर डिप्लॉइड इसका मतलब कितने सेट्स हैं, 2 सेट्स हैं। सेट्स का मतलब क्या, एक सेट ये है पूरा का पूरा, और एक सेट ये है पूरा का पूरा। मतलब एक सेट में आप कह सकते हो फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के 23rd क्रोमोसोम तक का फंडा, ये हो गया एक सेट। और दूसरा सेट क्या है, फर्स्ट क्रोमोसोम से लेकर के 23rd क्रोमोसोम तक का फंडा, मतलब वो भी क्या हो गया, एक सेट हो गया। तो ऐसे कितने सेट हैं, 2 सेट हैं।
अब क्या है, डिप्लॉयड है, तो एक सेट आया है फादर से और एक सेट आया है मदर से। एक सेट आया है फादर से और एक सेट आया है पूरा का पूरा मदर से। अभी तो आप देखो ना, फादर से पूरे के पूरे आ गए, फर्स्ट क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम से लेकर के 23rd क्रोमोसोम तक। मदर से भी आ गया फर्स्ट क्रोमोसोम सेकंड क्रोमोसोम, कहां तक, 23rd तक। तो एक सेट आया है फादर से और एक सेट आया है मदर से, पूरा का पूरा सेट। अब देखिए, आपको मालूम है कि फर्स्ट से लेकर के 22nd तक का जो फंड है वो तो ऑटोसोम का फंड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसा फादर से आ रहा होता है वैसा ही मदर से आ रहा होता है। बस सेक्स क्रोमोसोम जो होता है ना, वो थोड़ा सा शायद डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, कि जो 23rd क्रोमोसोम हो सकता है कि फादर से अलग आ रहा हो और मदर से अलग आ रहा हो, ये हो सकता है वहां पर। लेकिन बाकी सब चीजें सेम होंगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम है कि फादर से तो एक्स भी आ सकता है और वाई भी आ सकता है, लेकिन मदर से सिर्फ एक्स ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो यानी एक एक्स आएगा और एक एक्स आ सकता है या वाई आ सकता है, कुछ भी। तो मैंने इसीलिए लिख दिया, यहाँ पर देखो मैंने सिर्फ एक्स लिखा और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एक्स और वाई। मतलब एक तो एक्स गारंटेड होगा, लेकिन दूसरा क्या हो सकता है, एक्स हो सकता है या वाई हो सकता है। बात समझ में आ गई? तो ये सेट का मतलब समझ में आया? ये सेट होते हैं, ये एक सेट, ये दो सेट। अब अगर कभी किसी रीजन से एक पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए, टू सेट्स है नॉर्मल, और मान लो यहाँ टू की जगह थ्री सेट्स हो जाए, तो फिर आप बोलोगे प्लॉइडी बढ़ गई है। क्या बोलोगे, प्लॉइडी बढ़ गई। अभी कितनी प्लॉइडी है, दो, और प्लॉइडी अगर मान लो एक सेट और बढ़ जाए तो आप बोलोगे थ्री हो गई ना प्लॉइडी, यानी प्लॉइडी बढ़ गई। और प्लॉइडी बढ़ना ही क्या है, पॉलीप्लॉइडी, पॉली मल्टीपल हो जाना। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब नंबर ऑफ सेट्स बढ़ जाना, नंबर ऑफ सेट्स बढ़ जाना। तो जब सेट्स बढ़ते हैं तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइडी। अब ये बात है कि ह्यूमन में पॉलीप्लॉइडी देखने को मिलती ही नहीं है, जनरली तो नहीं मिली। तो यहाँ पर पॉलीप्लॉइडी एब्सेंट है एक तरह से। जनरली ये मिलती है हमें किसमें, प्लांट्स में। तो जैसे आप जो व्हीट खाते हो आज के टाइम पर, वो जनरली क्या है, हेक्साप्लॉइड व्हीट है या फिर ऑक्टाप्लॉइड व्हीट है, यानी 6n या 8n का फंडा है। 6n मतलब समझ लो 6 सेट्स है वहां क्रोमोसोम्स के, और 8n का मतलब 8 सेट्स है वहां क्रोमोसोम्स के। तो ये पॉलीप्लॉइडी तो खा रहे हैं हम लोग, जो खा रहे हैं, जो मार्केट में आज के टाइम पर व्हीट आ रहा है, वो हेक्साप्लॉइड या फिर ऑक्टाप्लॉइड तो है। समझ रहे हैं ना बात को? तो वो अपन आगे बात करेंगे जेनेटिक्स में। तो पॉलीप्लॉइडी की बात यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं करनी, क्योंकि ह्यूमन में कॉमन है ही नहीं, मिलती ही नहीं है। तो ह्यूमन के रिस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसलिए हमें ह्यूमन के रिस्पेक्ट में देखना है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉलीप्लॉइडी तो नहीं, मतलब आप ये कहो कि सेट्स का नंबर बढ़ता हुआ कभी देखे, तो जनरली नहीं होता। बात समझ में आ गई ना? तो देखिए पॉलीप्लॉइडी की डेफिनेशन समझ में आ गई, इंक्रीज इन नंबर ऑफ होल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, पूरा का पूरा सेट बढ़ जाए अगर, तो वो क्या होती है, पॉलीप्लॉइडी। और ये कॉमन मिलती है किसमें, प्लांट्स में। एक और बात, ये रीजन जो होता है ना, ये आपने सेल बायो में पढ़ा भी होगा, तो वहां समझाया भी जाता है। तो ये आज का होमवर्क है आपका, कि आपको सेल साइकिल में जो मियोसिस आपको पढ़ाया गया था, वो आपको एक बार पढ़ना है, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लेना है, और कम से कम ये पॉइंट तो समझने की कोशिश करना है। तो इसमें होता क्या है, पॉलीप्लॉइडी का रीजन होता है ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, यानी टीलोफेज तक हुआ सब कुछ ठीक, कैरियोकाइनेसिस ठीक हो गया, बस साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ उसके बाद, और उस वजह से क्या हो जाती है, पॉलीप्लॉइडी हो जाती है। अब आप कहोगे सर ये मियोसिस की बात अचानक से कहां से आ गई? मियोसिस की बात इसलिए आई अचानक से, क्योंकि ये जो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये पेरेंट्स से जैसे गैमीट्स आ रहे हैं ना, उसकी वजह से हो रहे होते हैं। कोई भी पर्सन बनता है वो गैमीट से बनता है ना। मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो एक आएगा फादर से गैमीट, एक आएगा मदर से गैमीट, और जैसे आएंगे गैमीट्स उनके फ्यूजन से वैसा ही जाइगोट बनेगा। जैसे मान लीजिए ह्यूमन की बात मैं करूं, ह्यूमन में आपने कहा कि एक सेट आ रहा है फादर से और एक सेट आ रहा है मदर से, तो ये कैसे आ रहा है, गैमीट्स के थ्रू तो आ रहे हैं। फादर में स्पर्म बना, उसमें एक सेट आ गया, मदर में ओवम बना, एक सेट आ गया। जब स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ तो ये दोनों सेट एक साथ आ गए, और उसी जाइगोट से आप बने हो, इसका मतलब आपके अंदर क्या आ गए, टू सेट्स आ गए। अब मान लो कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाए गैमीट्स बनते टाइम, कि वहां पर एक साथ दो सेट आ जाए, पता चला फादर में स्पर्म बना और उसमें दो सेट आ गए एक साथ। हालांकि होता नहीं है, मैंने बोला ना ह्यूमन में नहीं है ये, लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो फादर में गैमीट बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, और स्पर्म बनते टाइम क्या आना चाहिए था, एक सेट आना चाहिए था, लेकिन मान लो किसी गड़बड़ की वजह से वहां पर दोनों के दोनों सेट आ गए, इसमें गैमीट में, स्पर्म में। लेकिन जो मदर में ओवम बन रहा वो नॉर्मल है, उसमें एक ही सेट आ रहा। अब बताओ ये दोनों जब आएंगे पास पास, स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म साइड से तो दो सेट आ रहा है और मदर साइड से एक सेट आ रहा। बताओ दो सेट एक सेट कितने हो गए, थ्री सेट्स हो गए ना। यानी जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा उसमें कितने सेट्स आ जाएंगे, थ्री सेट्स। बताओ वो एग्जाम्पल हो जाएगा ना पॉलीप्लॉइडी। तो ये गड़बड़ी कहां से आ रही होती, गैमीट से आ रही होती। गैमीट्स जैसे आएंगे फ्यूज होने के लिए, वैसा ही फंडा बनेगा यहाँ पर। तो गैमीट्स अगर नॉर्मल आएंगे तो नॉर्मल बनेगा पर्सन,
और अगर गैमीट्स ही एबनॉर्मल आ जाए तो एबनॉर्मल हो जाएगा वो। समझ में आ रही बात? तो आपको मालूम है कि जो गैमीट्स बने होंगे फादर में और मदर में, ये किससे बने होंगे? मियोसिस से ही तो बने होंगे। गैमीट फॉर्मेशन किससे होता है? मियोसिस से होता है। तो इसीलिए मियोसिस की गड़बड़ी की वजह से ऐसा फंडा हो जाता है कि कई बार एक से ज्यादा सेट आ जाते हैं गैमीट में, जबकि गैमीट में कितना सेट आना चाहिए? एक आना चाहिए जनरली। समझ रहे ना बात को? तो इसको ऐसे समझना ह्यूमन के रेफरेंस, क्योंकि प्लांट्स के रेफरेंस में तो अपन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो आगे बाद में समझेंगे। अभी तो ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लो कि अगर ह्यूमन में ऐसा होता तो फिर क्या हो। समझ गए ना बात को? तो ये क्या होता है कि जब मियोसिस चल रहा होगा तो टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाती है, और इसी वजह से गैमीट्स में गड़बड़ी हो जाती है कि वहां एक से ज्यादा सेट आ जाते हैं, और एक से ज्यादा सेट आ जाएंगे तो जब एक से ज्यादा सेट वाला गैमीट एक सेट वाले गैमीट से फ्यूज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है दो से ज्यादा सेट हो जाएंगे ना ओवरऑल। समझ रहे हैं ना बात? और वहां केस बन जाएगा किसका? पॉलीप्लॉइडी का। ठीक है, तो ह्यूमन के रेफरेंस में मैंने समझा दिया, हालांकि ह्यूमन में नहीं है, कॉमन किसमें है? प्लांट्स में। बताइए बात समझ में आ गई ना? तो यानी आप कह सकते हो कि अगर किसी का फंडा 3n 4n 5n 6n 7n 8n इस तरह का है तो वो किसका एग्जाम्पल हुआ? पॉलीप्लॉइडी का हुआ। तो जैसे अपन जेनेटिक्स में पढ़ेंगे कि वहां पर होता है 6n वाला फंडा या 8n वाला फंडा, तो वो किसके एग्जाम्पल होते हैं? पॉलीप्लॉइडी के एग्जाम्पल होते हैं। पॉलीप्लॉइड प्लांट्स बोलते हैं उनको हम लोग। समझ में आई ना बात बेटा? चलो अब उसे डिटेल में नहीं पढ़ना है अपन को, किसी को डिटेल में पढ़ना है? एन्यूप्लॉइडी को। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप रिवाइज करना, सेल बायो का पॉइंट है ना। एन्यूप्लॉइडी की बात करें तो यहां क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब पर्टिकुलर पेयर की बात करते हैं, अभी किसकी बात कर रहे थे? सेट की। अब पेयर की बात करते हैं। बताओ, ये एक सेट आपने ये अरेंज कर दिया ऐसे, दूसरा सेट आपने ये अरेंज कर दिया ऐसे। अब जब आप इन सेट को आसपास रख देते तो देखो पेयर्स बनने लग गए। बताओ, इस सेट में फर्स्ट क्रोमोसोम है, इस सेट में भी तो फर्स्ट क्रोमोसोम है, और दोनों पास पास आ गए, तो बताओ फर्स्ट क्रोमोसोम्स का एक पेयर बन गया या नहीं बन गया? ऐसे ही इस सेट में एक सेकंड क्रोमोसोम है, इस सेट में भी एक सेकंड क्रोमोसोम है, दोनों पास पास आ गए, बताओ एक पेयर बन गया कि नहीं बन गया? बताओ, ऐसे पेयर्स बनते चले जाएंगे। बताओ टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे? 23। अभी तो बोलते हैं 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ गई? तो पेयर का मतलब एक जैसे क्रोमोसोम, तभी तो इनको होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक जैसे, फर्स्ट नंबर वाला फर्स्ट नंबर वाला, एक फर्स्ट नंबर वाला आया फादर से, एक फर्स्ट नंबर वाला आया मदर से, तो दोनों पास पास आ गए, एक पेयर बन गया। ऐसे ही एक सेकंड नंबर का क्रोमोसोम आया फादर से, एक सेकंड नंबर का क्रोमोसोम आया मदर से, दोनों पास पास आ गए, पेयर बन गया। तो ऐसे पेयर्स बनते चले जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो टोटल कितने पेयर्स हो जाते हैं? 23 पेयर्स। तो एक पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ऐसे ये कौन सा पेयर है? 23rd पेयर। ये हो गए ऑटोसोमल पेयर्स। और ये लास्ट वाला कौन सा हो गया? सेक्स क्रोमोसोमल पेयर्स। तो इसमें क्या होता है? या तो एक्स एक्स का फंडा बनेगा या एक्स वाई का फंडा बनेगा, यानी एक एक्स होगा, दूसरा एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। समझ गया बात को? तो ये होते हैं पेयर्स, और ये क्या है? सेट्स। ये टर्म समझ में है ना, सेट और पेयर। अब एन्यूप्लॉइडी किसकी गड़बड़ी है? पेयर की। यानी आप देखो किसी भी एक पेयर को देख लो, मान लो फॉर एग्जांपल फर्स्ट पेयर देखना आपने, बताओ फर्स्ट पेयर में कितने क्रोमोसोम्स है? 2 क्रोमोसोम्स है। अब ये 2 क्रोमोसोम्स है, मान लो इनमें से एक क्रोमोसोम किसी रीजन से डिलीट हो जाए, कि मान लो पता चला स्पर्म से तो फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम आया, लेकिन ओवम से यानी मदर साइड से एक फर्स्ट नंबर वाला क्रोमोसोम आया ही नहीं किसी रीजन से। मतलब बाकी सारे नॉर्मल रहे, मतलब पूरा का पूरा सेट आया, लेकिन कौन नहीं आया? फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम नहीं आया। मतलब फादर से स्पर्म के साथ तो पूरा का पूरा सेट आया, फर्स्ट से लेकर के 23rd तक का, लेकिन मदर में से ओवम के साथ जो सेट आया उसमें बाकी सारे क्रोमोसोम्स तो एज इट इज है, लेकिन फर्स्ट नंबर का क्रोमोसोम क्या है? मिसिंग है। मान लो बताओ फर्स्ट वाला इधर से आया इधर से नहीं आया, बताओ एक ही पे रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? बाकी सब तो क्या बन जाएंगे? पेयर बन जाएंगे, लेकिन ये क्या पेयर बन पाएगा? नहीं। लेकिन नॉर्मली तो पेयर बनता है ना। तो आप क्या बोलोगे कि उस एक पेयर से एक क्रोमोसोम क्या है? मिसिंग है। यानी क्रोमोसोम नंबर एक पेयर में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। 2 होने चाहिए थे, 1 रह गया। बताओ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ पर्टिकुलर पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। समझ रहे हैं ना बात को? ऐसा भी हो सकता है कि पता चला एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, पता चला कि स्पर्म से आया एक पूरा का पूरा सेट और ओवम से आया एक पूरा का पूरा सेट। अब स्पर्म से जो सेट आया उसमें पता चला गड़बड़ी हो गई किसी वजह से, और वहां फर्स्ट क्रोमोसोम्स की 2 कॉपीज हैं पहले से, बाकी की नहीं है। फर्स्ट क्रोमोसोम की 2 कॉपीज है। बताओ 2 कॉपीज आ गई फर्स्ट क्रोमोसोम की, कहां से? फादर से। और एक कॉपी आ रही है कहां से? मदर से। बताओ टोटल कितनी कॉपीज हो जाएंगी? 3। यानी यहाँ बाकी जगह तो वैसा का वैसा फंडा, लेकिन पता चला ये कि यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और आ गया क्रोमोसोम, क्योंकि फादर से 2 आ गए, मदर से 1 आ गया, तो बताओ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। बताओ होने कितने चाहिए थे? 2, वो कितने गए? 3। बताओ पेयर में आप क्या बोलोगे कि पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर किसी पर्टिकुलर पेयर में एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है या एक क्रोमोसोम कम हो रहा है, जनरली एक ही की बात करते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है।
तो अपन इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसी पर्टिकुलर पेयर में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उसे क्या बोलोगे, एन्यूप्लॉइडी। यानी अगर सेट्स का नंबर बढ़ रहा है तो पॉलीप्लॉइडी, और किसी पर्टिकुलर पेयर में क्रोमोसोम का नंबर कम ज्यादा हो रहा है तो एन्यूप्लॉइडी। सिंपल सी तो बात है, एक जगह बात हो रही है सेट की, एक जगह बात हो रही है पेयर की। समझ में आई ना बात। अब इसका क्या रीजन बनता है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। आपको मालूम है एनाफेज सेकंड, उसमें सेग्रीगेशन होता है क्रोमेटिड्स का। तो उसी की बात चल रही है कि या तो फादर में मियोसिस में गड़बड़ी हो गई होगी या मदर में मियोसिस में गड़बड़ी हो गई होगी, तो एक साइड गैमीट्स का एबनॉर्मल फॉर्मेशन हो गया होगा, एक एक्स्ट्रा आ गया होगा या एक गायब हो गया होगा, और जब फ्यूजन हुआ होगा ऐसे गैमीट का तो बताओ वो चीज रिफ्लेक्ट होगी किसमें, ऑफस्प्रिंग में। समझ में आ गई ना बात। तो ये रीजन याद रखना, वहां रीजन क्या है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टीलोफेज, और इसका रीजन क्या है, ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स। बताइए बात समझ में आ गई। अब देखो यहां पर इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं इसके एन्यूप्लॉइडी के, क्या क्या, जैसे एक होता है मोनोसोमी, एक होता है ट्राइसोमी। अब सिर्फ दो पढ़ रहे हैं अपन लोग कॉमन जो है, जेनेटिक्स में तो आप और भी पढ़ोगे, अभी सिर्फ मैं आपको 2 टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, बाकी होते बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ लिखा है मोनोसोमी और ट्राइसोमी, वहां पढ़ोगे कि डबल मोनोसोमी, डबल ट्राइसोमी, है ना, नलीसोमी, इस तरह के नेम्स आने लग जाते हैं वहां। तो वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन अभी अपन ह्यूमन के रिस्पेक्ट में सिर्फ 2 की बात करते हैं। तो एक टाइप होता है मोनोसोमी और एक टाइप होता है ट्राइसोमी। मोनोसोमी, बताओ पेयर में कितने होने चाहिए, 2, 2 की जगह क्या रह जाए, 1 रह जाए, तो समझ लो क्या हो गई मोनोसोमी। 2 से 1 हो जाना मोनोसोम, मोनो मतलब क्या 1, 2 से 1 हो जाना मोनोसोम। ट्राई 3 मतलब 2 से 3 हो जाना ट्राइसोम। ये लो, समझ गए ना बात को। तो आपका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मोनोसोमी में क्या हो जाता है, एक कम रह जाता है, और ट्राइसोमी में एक एक्स्ट्रा आ जाता है। बात समझ में आ गई। अब जरा मुझे बताओ कि मान लो ये यहां पर क्या हुई है, मोनोसोमी हुई है, मान लो एक एक्स क्रोमोसोम, एक फर्स्ट क्रोमोसोम नहीं है, बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम से फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, पड़ा ना। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं 46, लेकिन अब कितने हो गए 45। बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक से कम हो गया कि नहीं हो गया। बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मतलब 2n, बताओ 2n माइनस 1। तो इसीलिए मोनोसोमी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2n माइनस 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46, एक रिड्यूस हो गया, कितने बचे 45। समझ में आई बात। यहां पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n प्लस 1 से, 2n प्लस 1 से। क्यों, आप देखो जैसे मान लो एक एक्स्ट्रा आ जाए, एक एक्स्ट्रा आ जाए, बताओ ओवरऑल एक ही तो बढ़ाना पूरा का पूरा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पेयर में होगा। ये मत समझना कि ट्राइसोमी मतलब हर जगह बढ़ेंगे, नहीं, किसी एक पर्टिकुलर पेयर की बात हो रही है। अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, फर्स्ट पेयर की। तो फर्स्ट पेयर में एक क्रोमोसोम कम हो गया तो ओवरऑल तो एक क्रोमोसोम ही कम हुआ ना, तो 45 हो गए। और मान लो फर्स्ट पेयर में एक और आ जाए एक्स्ट्रा, तो ओवरऑल कितने बढ़ गए, एक बढ़ गए ना, कितने हो गए 47। कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2n प्लस 1। समझ में आ गई ना बात। तो मोनोसोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n माइनस 1 से, और ट्राइसोमी को रिप्रेजेंट करते हैं 2n प्लस 1 से। बात समझ में आ गई। अब इनके होते हैं एग्जांपल्स कि मोनोसोमी आपको कहां कहां देखने को मिलती है, ट्राइसोमी आपको कहां कहां देखने को मिलती है। तो जैसे अभी मैंने फर्स्ट पेयर की बात की थी ना, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर पेयर्स हैं जहां पर आपको मोनोसोमी और ट्राइसोमी बहुत बार देखने को मिली है ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे 13th क्रोमोसोम पॉपुलर है, 18th क्रोमोसोमल पेयर पॉपुलर है, 21st क्रोमोसोम पॉपुलर है ना, सेक्स क्रोमोसोम पॉपुलर है। ये वो पेयर्स हैं जहां पर एन्यूप्लॉइडी के इंसिडेंसेस आपको ज्यादा देखने को मिले। तो अपन कॉमन इंसिडेंसेस पढ़ेंगे मोनोसोमी के, और कॉमन इंसिडेंसेस पढ़ेंगे ट्राइसोमी के। बात समझ में आ गई। तो जैसे मोनोसोमी का एक इंसिडेंस है टर्नर सिंड्रोम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये होती है मोनोसोमी किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। तो ये सेक्स क्रोमोसोम की क्या होती है, मोनोसोमी। बताओ एन्यूप्लॉइडी तो ही, तो टर्नर सिंड्रोम अभी हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम में क्या हो जाती है, मोनोसोमी। मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम वाला पेयर है 23rd पेयर जो है, उसमें क्या हो जाती है, मोनोसोमी। मतलब एक्स एक्स या एक्स वाई में से कुछ एक डिलीट होने वाला होता है। समझ रहे बात को। तो अभी बताऊंगा मैं आपको। ट्राइसोमी कितने सारे एग्जांपल्स हैं, डाउन सिंड्रोम, ये 21st पेयर में गड़बड़ी आ जाती है, 21st में ट्राइसोमी होती है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सेक्स क्रोमोसोम में क्या होती है, ट्राइसोमी होती है। सुपर मेल्स, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमी होती है। सुपर फीमेल्स, ये भी सेक्स क्रोमोसोम्स में क्या होती है, ट्राइसोमी। तो ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, सारे के सारे ट्राइसोमी के एग्जांपल। इनमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, और इसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, लेकिन किसमें, सेक्स क्रोमोसोम वाले पेयर में। यहाँ किसमें, 21st में, और बाकी सब किसमें, सेक्स क्रोमोसोम। समझ रहे हैं ना बात को। तो अभी पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसको बोलते हैं ऑटोसोमल, इन सबको क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोमल, क्योंकि 21st पेयर बोला ना मैंने, और 21st पेयर क्या होता है, ऑटोसोम, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोमल। समझ रहे हैं ना बात को।
तो ये बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। ये हालांकि जेनेटिक्स में तो और डिटेल में पढ़ा जाता है, लेकिन अभी जितना आपको जानने के लिए जरूरी था वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, ताकि इस टॉपिक को थोड़ा सा आप समझ पाओ। बात समझ में आ गई? अब जरा बताओ, क्वेश्चन कुछ तो आप यहीं से सॉल्व कर लोगे, जो कि बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन आया, बाकी मतलब नहीं, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन देखना क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन आएगा कि डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड एक इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं। ये लो, हो गया सॉल्व। कुछ भी नहीं पढ़ा अभी, जबकि हो गया सॉल्व। क्योंकि आपको पता है कि डाउन सिंड्रोम एक ट्राइसोमी का एग्जांपल है, और अगर ट्राइसोमी का एग्जांपल है तो 2n+1, और 2n+1 इसका मतलब 46+1 47। ये लो, क्वेश्चन आते हैं। ये लग रहा है आपको कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते होंगे, ऐसे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। क्वेश्चन आया कि टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 45, क्योंकि ये मोनोसोमी का एग्जांपल है। 2n-1 46-1 45। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो सिंपल भी होते हैं। अब लग रहा है सिंपल, क्योंकि पढ़ लेते तो लगने लग जाता। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो कई बार पूछ लेते हैं आपसे। बात समझ में आ गई ना बेटा? तो ये था बेसिक आइडिया। ये थोड़ा सा यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेट क्या होता, पेयर क्या होता। तो ये फंडा थोड़ा सा आप याद रखना माइंड में, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा सेट का मतलब क्या होता है और पेयर का मतलब क्या होता है। जो एक ही पेयर के क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इन्हीं को बोलते हैं हम क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हो गए, ये होमोलॉगस हो गए आपस में, ये होमोलॉगस हो गए। लेकिन अगर आप एक क्रोमोसोम को दूसरे पेयर के क्रोमोसोम से कंपेयर करोगे, जैसे आपने कहा ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ये आपस में क्या कहलाएंगे, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ये क्या कहलाएंगे आपस में, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। बात समझ में आ गई ना? तो ये चलो बातें अपन करते रहेंगे। अब इनको पढ़ते हैं डिटेल में, कुछ एग्जांपल्स। हाँ बेटा। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता बेटा, ये कुछ भी नहीं होता है। वैसे गड़बड़ियां मैं बताऊं, जो मियोसिस में गड़बड़ी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं ना, वो फीमेल्स में होते हैं। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि फीमेल्स को अगर कंसेप्शन करना है, प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो एक पर्टिकुलर एज तक ही कर ले। जैसे 30 इयर्स बोला जाता है कि 30-35 इयर्स तक कर लेना चाहिए, वरना फिर वहां पर एबनॉर्मलिटी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, मियोसिस में गड़बड़ी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर उनके मियोसिस में गड़बड़ी हुई तो गैमीट गड़बड़ बनेगा, और गैमीट गड़बड़ बनेगा तो आगे जाकर के जाइगोट गड़बड़, ऑफस्प्रिंग गड़बड़। तो ऑफस्प्रिंग में इस तरह के डिसऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए डॉक्टर्स वगैरह जब कोई ऐसी फीमेल प्रेग्नेंट होती है जिसकी एज 35 ईयर से ज्यादा है, तो फिर डॉक्टर इस तरह के चेक कराते हैं, टेस्ट वगैरह कराते हैं, जिनसे इस तरह के सिंड्रोम का पता पहले ही लग जाता है एम्ब्रियोनिक लाइफ में। समझ रहे ना बात को? तो फीमेल में गड़बड़ी मियोसिस में थोड़ी सी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आप ही बताओ बेटा यार, ये कैसा क्वेश्चन पूछा आपने? आप ही बताओ ये तो का आंसर। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ। मोनोसोमल एन्यूप्लो आप बताओ बेटा। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। बताओ बताओ, दिमाग लगाओ, अभी फ्री नहीं कर दिया मैंने आपको, दिमाग लगाना है। लगाओ, पूरी क्लास में दिमाग लगाओ, फिर बताऊंगा। ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। तो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। सोच लो कि आ जाएगा बेटा, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा लगाना कि इसको हम बनते कैसे हैं, इसको हम बनते कितने हैं, और कहाँ कहाँ कितने मियोसिस हो रहे हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलिए, इसमें सबसे पहला पढ़ते हैं डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले डाउन सिंड्रोम। तो मॉड्यूल ओपन कर लेंगे, पूरे थ्योरिकल टॉपिक है, फटाफट उसी से पढ़ना है। देखिए सीधी सी बात है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस चलता रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस चल रहा है तो इसका मतलब मियोसिस भी कंटिन्यूअस चल रहा है, यानी कई बार मियोटिक डिवीजन होंगे। अब हर बार मियोटिक डिवीजन में डिस्टरबेंस आए जरूरी नहीं होता। मान लो जिस बार आ गया और उससे जो स्पर्म्स बने, मान लो 4 बने एक स्पर्मेटोगोनिया से, तो उनमें क्या आ जाएगी, गड़बड़ी आ जाएगी। तो अगर हर बार मियोटिक डिवीजन में गड़बड़ी हो रही तो हर स्पर्म में गड़बड़ी जाएगी। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम के मियोटिक डिवीजन में गड़बड़ी आई तो सिर्फ उन्हीं 4 में वो गड़बड़ी जाएगी, बाकी में नहीं जाएगी, है ना। चलिए डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। तो इसमें देखिए हेडिंग पड़ी हुई है ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। ऑटोसोमल मतलब ऑटोसोम से रिलेटेड। ऑटोसोम मतलब फर्स्ट पेयर से लेकर के बात होगी 22nd पेयर तक की, बस 23rd पेयर की बात अभी हमें नहीं करनी है। तो इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम। अब समझना अच्छे से, बहुत इजी है, ये सारा कंटेंट एनसीईआरटी का है, आप देख भी रहे हो कि ब्लू कलर की लाइंस लिखी है। तो इसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होती है ट्राइसोमी ऑफ 21st, ऐसे बोला जाता है। डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st। मतलब जो 21st क्रोमोसोमल पेयर है उसमें क्या हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब अगर मान लो कोई एक पेयर है 21st क्रोमोसोम वाला,
तो उसमें बताओ अभी नॉर्मली कितने होंगे 21st क्रोमोसोम्स? 2 होंगे क्योंकि पेयर होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम के जो लोग होते हैं, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, उनमें आपको कितने क्रोमोसोम्स दिखेंगे 21st? 3। तो 3 21st क्रोमोसोम दिखते हैं। अब अगर 3 दिख रहे हैं इसका मतलब या तो फादर साइड से या मदर साइड से एक एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया। यानी एक में क्या होंगे? 2 होंगे और एक में 1 होगा, तो 2 + 1 3 बन गए होंगे। बात समझ में आ गई ना? इस तरह से आप देख भी सकते हो, नीचे देखो एक ग्रीन कलर का कैरियोटाइप बना हुआ है ना, चार्ट बना हुआ है जिसमें क्रोमोसोम्स दिखा रखे हैं। इसे बोलते हैं कैरियोटाइप। आपने सेल बायो में पढ़ा भी होगा कैरियोटाइप, इडियोग्राम, है ना, जिसमें अपन क्रोमोसोम का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये देखो ग्रीन कलर का, इसमें आप देखो 21st वाला देखो जरा, 21st वाला, और उसमें देखो आपको 3 क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे होंगे, दिख रहा है ना? तो 21st क्रोमोसोम्स की कितनी कॉपीज है वहां? 3। तो यहाँ पर 3 है, मतलब इसका मतलब ट्राइसोमी। अरे 2 से कितने हो जाए? 3, क्या हो गई? ट्राइसोमी। बात समझ में आ गई? अब जरा मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 47। ऑब्वियस सी बात है, ट्राइसोमी है तो 2n+1, और 2n+1 के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द कॉज ऑफ दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। आगे लिखा है दिस डिसऑर्डर वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन। लैंगडॉन डाउन नेम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था, इसलिए इसको बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। कुछ लोग सोचते हैं कि इसमें पेशेंट या पर्सन डाउन डाउन सा फील करता होगा, आ जाते हैं बाहर पूछने कि सर इसमें क्या पेशेंट डाउन डाउन सा फील करता है जो डाउन सिंड्रोम? फिर उसको मैं दिखाता हूं कि देखो ये पॉइंट तो पढ़ा भी था बेटा, साइंटिस्ट के नेम पर है डाउन सिंड्रोम। अप फील कर रहा है, डाउन फील कर रहा है, ऐसा सोचते हैं लोग। ऐसा नहीं है, लैंगडॉन डाउन साइंटिस्ट का नेम है, और ये साइंटिस्ट पूछे जा सकते हो कि एनसीईआरटी की बात है इस वजह से। तो 1866 में इन्होंने इसको बताया था डिटेल में। अब देखो हो क्या जाता है, तो देखो क्या होता है, इनके रीजन नहीं जाने जाते कि सर ऐसा क्यों हो जाता है, वैसा क्यों हो जाता है, क्योंकि एक क्रोमोसोमल इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है। और बहुत सारे क्रोमोसोम्स के अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो जीन का भी इंटरेक्शन होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम पर तो ढेर सारी जीन्स है। तो अपन ये नहीं जान सकते कि कुछ पर्टिकुलर चीज अगर मिल रही है तो वो क्यों मिल रही है। अपन क्या होती है, ये सारी चीजें अपन सर्वे करके समझते हैं कि पता चला अपन को बहुत सारे पेशेंट्स मिले डाउन सिंड्रोम वाले, तो उनमें अपन ने कॉमन कॉमन चीजें देख ली, यार ये तो सभी में कॉमन आ रहा है, ये भी सभी में कॉमन आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हर बार इतने इजी नहीं होते समझने, क्योंकि एक जीन की बात हो तो फिर भी आसान है समझना, क्रोमोसोम की बात आ गई है, और क्रोमोसोम पर तो क्या होते हैं, बहुत सारे नंबर में जीन होते हैं, तो इसलिए इन्हें समझना इतना आसान नहीं होता कि ऐसा हो क्यों रहा। तो ये बात अपने मन में भी मत लाना कि इसके पीछे का रीजन क्या होगा अभी फिलहाल। देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड। शॉर्ट स्टेचर्ड मतलब इनकी हाइट क्या रह जाती है, कम रह जाती है, इनकी हाइट ज्यादा नहीं होती है, ये बौने टाइप के होते हैं, डॉर्फ बोल सकते हो कहीं ना कहीं। आगे लिखा हुआ है विथ स्मॉल राउंडेड हेड। लेकिन जो हेड होता है वो स्मॉल होता है और राउंडेड होता है। लेकिन हेड की एक खास बात होती है, राउंडेड तो होता है लेकिन दोनों तरफ से फ्लैट होता है ना, यहाँ भी फ्लैट होगा और यहाँ भी फ्लैट होगा, जैसे बिस्किट है, राउंडेड तो है लेकिन आगे भी फ्लैट पीछे भी फ्लैट, इतना भी फ्लैट नहीं लेकिन हाँ लगभग लगभग ऐसा ही आएगा। आप नीचे देख भी सकते हो, उस बेबी का एक बना भी रखा है फोटोग्राफ, तो इसमें थोड़ा बहुत समझ सकते हो। आगे लिखा है फरोड टंग। इनकी जो टंग होती है ना, ये फरोड होती है, फरोड मतलब यहाँ पर एक खांच दिखाई देती है, खांच का मतलब समझते हो, डिप्रेशन टाइप का, मतलब अगर ये जीभ खोले, अपनी टंग खोले, तो आपको ऐसा लगेगा वो 2 पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड, इस तरह से। तो बीच में एक लाइन दिखाई देती है, एक फरो दिखाई देती है, एक डिप्रेशन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, गड्ढा, एक लाइन इस तरह से यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो इनकी फरोड टंग होती है। आगे लिखा है पार्शियली ओपन माउथ। इनका माउथ भी थोड़ा सा खुला रहता है, मतलब पूरी तरह से बंद नहीं। आप लोग ऐसे बैठे होंगे नॉर्मल तो कंप्लीटली बंद कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़े से इतना सा खुला रहता है, पार्शियली ओपन माउथ वाला कंडीशन बनती है। आगे लिखा है पाम इज ब्रॉड विद कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज। पाम इनका ब्रॉड होता है और इसमें कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज देखने को मिलती है, मतलब जैसे अपने अगर देखा जाए पाम, तो यहाँ पर देखो आपको बहुत सारी क्रीजेस दिखाई देंगे, लेकिन उनमें सिर्फ एक लाइन दिखती है बीचों बीच, बस कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, बीच वाली लाइन, बस ये बीच वाली लाइन है ना, बस ऐसे दिखेगी एक लाइन बस, बाकी इस तरह से नहीं दिखता जितनी अपने में दिख रही है क्रीजेस वगैरह। तो ये भी बोला जाता है कि इनकी क्या कही जाती है, कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज बोली जाती है। आगे लिखा हुआ है फिजिकल साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड। फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो पाता इनका, तो अभी देखो आपने देखा ना, हाइट, हाइट कहां बढ़ पाती है इनकी, तो फिजिकल डेवलपमेंट रिटार्डेड ही बोला जाएगा। कई ऑर्गन्स भी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाते कई बार, जैसे हार्ट में भी कई बार एनाटॉमिकल गड़बड़ी रह जाती है, कई बार हार्ट प्रॉपर नहीं बन पाता, और इसी वजह से कॉन्जेनिटल हार्ट डिसऑर्डर होता है इनको, मतलब बाई बर्थ ही हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है जनरली इनको। तो ये कॉन्जेनिटल हार्ट वाला फंडा फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर ना हो पाने की वजह से ही तो हुआ।
इसके अलावा यहाँ पर आप कह सकते हो साइकोमोटर डेवलपमेंट भी रिटार्डेड होता है। साइकोमोटर डेवलपमेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, साइको प्लस मोटर। साइको मतलब ब्रेन वाली बात, मोटर मतलब मसल वाली बात। मतलब ब्रेन और मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन इनके अंदर प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाता, मतलब ये प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते मसल को और ब्रेन को। ये कुछ करना चाहते लेकिन उस टाइम पर उनसे हो ही नहीं पाता। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दूं कि जैसे मान लीजिए स्टेयर्स हैं, तो हम लोगों को जब स्टेयर्स चढ़ना होता है तो हम लोग अपनी साइकोमोटर एक्टिविटी तो कर रहे हैं। हमें क्या करना है, हमें पता चल जाता है कि ये स्टेप्स ऐसे आ रहे हैं, ये इतनी हाइट पर है, तो हमें इतना पैर ऊपर उठाना है, बस ज्यादा नहीं उठाते। अपन को पता होता है कि स्टेप की जो एक तरह से हाइट है वो इतनी है, तो हमें इतना ही पैर ऊपर उठाना है, तो हम उतना ही पैर ऊपर उठाते हैं। और हमें पता भी होता है कि विड्थ कितनी, उस हिसाब से अपना पैर भी रखते हैं। उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको पुश भी करते हैं ऊपर की तरफ, ये लो पुश कर दिया, और फिर ऊपर उसी हिसाब से आगे भी रखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कर पा रहे हैं ब्रेन और मसल्स का। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ना, वो नहीं कर पाते ऐसा। वो सोचते ही रह जाएंगे, बड़ी दिक्कत होती क्या करना है, सोचते ही रहेंगे कि कैसे चढ़ा जाए ऊपर। मतलब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन वो नहीं कर पाते ना, बड़ी दिक्कत होती है इन सब चीजों को भी करने में, छोटी छोटी चीजों को। तो ये साइकोमोटर डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे आपकी तरफ में अगर कुछ चीज फेंकूं, तो कहीं ना कहीं आप तुरंत कैच करने की सोचोगे, और आपको पता है कि कहां पर अपने हैंड्स ले जाने हैं, कितना ले जाने हैं, कितनी जल्दी ले जाने हैं, तो हम लोग फटाफट कर लेते हैं। लेकिन उनकी तरफ फेंकोगे ना तो शायद लग ही जाए उनको, तो सोच ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है, कितनी जल्दी करना है। इवन उनकी हैंड राइटिंग भी इसी वजह से गड़बड़ हो जाती है। तो ये हैंड राइटिंग में भी तो कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है कि लाइन पर कितना ऊपर ले जाना है, अल्फाबेट कितना नीचे ले जाना है, कैसे करना है। नहीं होती, इनकी राइटिंग बड़ी बेकार होती है फिर इसी वजह से। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिनकी राइटिंग बेकार है वो डाउन सिंड्रोम के इंडिविजुअल हो गए, है ना। कुछ लोग अपनी राइटिंग दिखाने लग जाते हैं, यार मेरी राइटिंग तो सही है ना कि नहीं है। चलिए आगे देखिए, अभी तक पता चल जाता अगर किसी को होता तो, इतने लंबा टाइम कोई ना ऐसा होता कि पता ना चले, चल जाता पता। आगे देखिए, तो ये मेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पर क्या होता है, रिटार्डेड होता है। मेंटल डेवलपमेंट रिटार्ड होने का मतलब आईक्यू पुअर होना। इनका आईक्यू बड़ा पुअर होता है, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी प्रॉपर नहीं कर पाते, छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सही से नहीं कर पाते, छोटी छोटी चीजों में इनका दिमाग नहीं लगता। तो फिजिकल डेवलपमेंट भी रिटार्डेड है, साइकोमोटर डेवलपमेंट भी रिटार्डेड है, और मेंटल डेवलपमेंट भी क्या है, रिटार्डेड है। बात समझ में आ गई ना। तो तीनों चीजें रिटार्डेड होती है। अब देखो फोटो जो बनी हुई है उसमें भी कुछ बातें लिखी हैं, कुछ बातें मैंने आपको बता भी दी हैं। जैसे इसमें लिखा है फ्लैट बैक ऑफ हेड, ये बता चुका हूं मैं आपको। ब्रॉड फ्लैट फेस, ये भी मैं बता चुका हूं। आगे भी फ्लैट, पीछे भी फ्लैट। आगे लिखा है अब मैनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, ये भी एक गजब की बात होती है। जैसे अपने अगर फिंगर टिप्स आप देखोगे ना, तो आपको इस तरह से दिखेंगे। ऐसे दिखेंगे ना अपने, हमारे ऐसे दिख रहे होते फिंगर टिप्स, लेकिन इनके में लूप्स दिखेंगे आपको। इस तरह के लूप्स दिखते हैं, मल्टीपल लूप्स। तो ये भी इनकी एक खास बात होती है कि मल्टीपल लूप्स होते हैं कहां पर, फिंगर टिप्स पर। इसके अलावा लिखा है बिग एंड रिंकल टंग, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, फरोड टंग, रिंकल्स दिखाई देते हैं टंग पर। इसके अलावा कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, ये भी मैंने आपको बताया था कि इनको बर्थ से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है हार्ट से रिलेटेड। तो ये लीजिए, ये रिप्रेजेंटेशन था, आप इसे ध्यान रख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं अब सेकेंड। सेकेंड है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी ट्राइसोमी है, लेकिन ये किसकी ट्राइसोमी है, 18th की ट्राइसोमी। बताओ, बाकी पूरा का पूरा फंडा एक जैसा, 2n+1 47 क्रोमोसोम सब कुछ। बताओ 18th क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है ना, इसलिए ये भी क्या हुई, ऑटोसोमल एन्युलेट, बस पेयर का नंबर बदल गया। अभी जो बात कर रहे थे 21st पेयर की, अब बात कर लो किसकी, 18th पेयर की, बस सिंड्रोम का नाम भी बदल गया, एडवर्ड सिंड्रोम। ये सब साइंटिस्ट के नेम होते हैं, है ना, लेकिन इतने कॉमन नहीं होते। डाउन सिंड्रोम बहुत कॉमन है पॉपुलेशन में बाकी सिंड्रोम्स के कंपेयर में, इसलिए उसको अपन ने डिटेल में पढ़ा है। इसके अलावा लिखा है पटाउ सिंड्रोम, तो यहाँ पर पटाउ सिंड्रोम, ये भी साइंटिस्ट ही है, पटाउ। तो यहां पर ट्राइसोमी होती है किसकी, 13 की, बस बाकी सब कुछ सेम। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47, ऑटोसोम भी इसलिए ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। बस फर्क क्या आ गया कि यहाँ 21st की बात की, यहाँ 18th की बात की, और यहाँ पर 13th की बात कर रहे हो, बस इतना सा फर्क आ गया। आगे देखो क्या लिखा है, कैट क्राई सिंड्रोम, इसे हम क्राइडू चैट सिंड्रोम भी बोलते हैं। कैट क्राई सिंड्रोम या फिर क्राइडू चैट सिंड्रोम। अब जो क्राइडू चैट वर्ड है ना, ये ओरिजिनल वर्ड है, लेकिन ये फ्रेंच का वर्ड है। फ्रेंच लैंग्वेज में ऐसे ही बोला जाता है ना, डू डी, यही तो लगाते रहते हैं।
है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसका मतलब इंग्लिश में होता है कैट क्राई सिंड्रोम। तो आप तो चाहे तो क्राई डू चैट सिंड्रोम बोल दो और चाहे आप कैट क्राई सिंड्रोम बोल दो। अब इसे कैट क्राई सिंड्रोम इसलिए बोला जाता है कि जब इस तरह के जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, तो जब ये बोलेंगे या थोड़ा बहुत मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, तो यहाँ पर बिल्ली के रोने जैसी आवाज आती है ना, आती कैट क्राई, इसीलिए नेम पड़ा है इसका कैट क्राई सिंड्रोम। मतलब कुछ भी हंसेंगे या बोलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्ली रो रही हो, कैट क्राई सिंड्रोम, है ना, इस वजह से। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये आ चुका है, इस पर आप टिक लगा देना, नीट में ही आ चुका है। हालांकि ये जेनेटिक्स में दोबारा भी पढ़ोगे आप, अभी तो सिर्फ अपन एक आइडिया ले रहे हैं बस। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिफ्थ क्रोमोसोम की बात होती है। ये मैंने बना दिया फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर, फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर, ये भी फिफ्थ है नंबर का और ये भी फिफ्थ नंबर का है, ये हो गया पेयर। अब होता क्या है, आपको मालूम है कि क्रोमोसोम, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, एक होती है शॉर्ट आर्म और एक होती है लॉन्ग आर्म। तो ये हो गई शॉर्ट आर्म और ये हो गई लॉन्ग आर्म। शॉर्ट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से और लॉन्ग आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से, पढ़ा होगा ना। तो यहाँ क्या होता है, जो फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर होता है उनमें से एक क्रोमोसोम का, जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, मतलब एक पर्टिकुलर जो फिफ्थ क्रोमोसोम है, उसकी शॉर्ट आर्म का पार्शियल डिलीशन हो जाता है। मतलब इतना सा पार्ट क्या हो जाता है, यहाँ से अलग हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इतना सा हट जाता है। यानी सिर्फ इतना सा पार्ट ही रह जाता है यहाँ पर, थोड़ा सा पार्ट यहाँ ज्यादा होता है, यहाँ पर इतना सा पार्ट यहाँ से क्या हो गया, डिलीट हो गया। इसी को आप एबनॉर्मल अरेंजमेंट में भी काउंट कर सकते हो कि अरेंजमेंट नॉर्मल नहीं रहा ना। आप देखो ना, क्रोमोसोम का अरेंजमेंट ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए कि एक छोटा एक बड़ा, दोनों एक जैसी होने चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम। तो इसको आप ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ये हो जाता है, यहाँ पर उसी वजह से कैरी-टू-चैट सिंड्रोम हो जाता है। तो किस क्रोमोसोमल पेयर से रिलेटेड है, फिफ्थ से। बताओ, ऑटोसोमी तो हुआ कहीं ना। अच्छा, यहां पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं 5p माइनस से, 5p माइनस से, क्योंकि फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर है और शॉर्ट आर्म की बात हो रही है और डिलीशन हो रहा है, इसलिए माइनस। तो फिफ्थ क्रोमोसोमल पेयर में से किसी एक क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म का पार्शियल डिलीशन हो रहा है, इसलिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5p माइनस से भी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये लीजिए, ये हो गया कैट क्राई सिंड्रोम। तो इस तरह से हो गया ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइड, सॉरी हाँ ऑटोसोमल। अब बात करेंगे हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की। हाँ, क्रोमोसोम नंबर वही रहेगा, थोड़ा सा बस पार्ट डिलीट हो गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसलिए पूछेंगे भी नहीं वो, क्योंकि फिर तो एग्जैक्ट आंसर तो पॉइंट में आ जाएगा, है ना, लेकिन ऐसा कोई पूछेगा नहीं। चलिए, सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी की बात करते हैं। और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये एनसीईआरटी में गिवन भी है, इसलिए थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं उनका जीनोटाइप होता है 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY। अब 44 प्लस XXY को ऐसे भी लिख सकते हो, बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो गए, 44 प्लस 3 47। तो ऐसे भी लिख देते हैं 47 कॉमा फिर लगा दो सेक्स क्रोमोसोम का फंडा, ये तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। दोनों चीजें एक ही है, ऐसे लिख दो और चाहे आप ऐसे लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप कहोगे सर यहाँ पर XXY हुआ है, तो ये X से XXY हुआ है या XY से XXY हुआ है, ये थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को। तो ये ऐसे नहीं होता है, एक्चुअल में हो गया उसके बाद तो जीनोटाइप फिक्स हुआ ना। तो एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स्ट्रा आया यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स क्रोमोसोम। ये पता कैसे चला कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं ना, उनमें हमें मस्कुलाइन डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मेल लाइक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। मतलब उन्हें देखोगे तो आप कहोगे तो मेल है, ये तो मेल है, और मेल अगर है तो एक्स वाई, तो अगर नॉर्मल होता तो एक्स वाई, लेकिन ये सिंड्रोम है तो यहाँ पर सिंड्रोम है, अगर एक्स वाई से एक्स एक्स वाई हो गया, मतलब एक्स का मतलब एक्स्ट्रा क्या आया, एक्स। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तब होता है जब सेक्स क्रोमोसोमल पेयर में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाए। बात समझ में आई। और ये मेल होते, देख सकते हो नीचे अपीयरेंस भी बना रखा है, ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल का फोटोग्राफ। तो ये आप देख सकते हो ओवरऑल तो मेल ही लग रहा है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट जो हो रखा है ओवरऑल। अब दिक्कत क्या है कि वैसे अगर एक्स वाई होता तो पूरी तरह से नॉर्मल होता, लेकिन एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया ना, और एक एक्स्ट्रा एक्स आने की वजह से कुछ फीमेल कैरेक्टर्स यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एक्स क्रोमोसोम रिलेटेड होता है किससे, फीमेल कैरेक्टर से, और वाई क्रोमोसोम मेल कैरेक्टर से। तो बताओ, एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया ना, तो यहाँ पर कुछ फीमेल कैरेक्टर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं।
फीमेल कैरेक्टर जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेस्ट का, मेमोरी ग्लैंड का, क्योंकि ब्रेस्ट तो दोनों में है, मेमोरी ग्लैंड तो दोनों में है, मेल में भी है और फीमेल में भी। मेल में इनएक्टिव होते हैं और फीमेल में एक्टिव हो जाते हैं ड्यू टू ईस्ट्रोजन हार्मोन। तो डेवलपमेंट होना कहाँ चाहिए? सिर्फ फीमेल में। लेकिन अगर मेल में भी डेवलपमेंट हो रहा तो बताओ कहा जाएगा ना कि फीमेल कैरेक्टर आ गया मेल में कहीं ना कहीं। तो ये जब डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का या मेमोरी ग्लैंड का मेल में, तो इस कंडीशन को बोला जाता है गायनेकोमेस्टिया। यहाँ लिखा हुआ है गायनेकोमेस्टिया नेम की कंडीशन यहाँ देखने को मिलती है, और इसी वजह से फोटोग्राफ में भी उन्होंने गायनेकोमेस्टिया को रिप्रेजेंट कर रखा है। तो देखिए क्या लिखा है, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज आल्सो कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47, XXY। लिखा है सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल तो आपको मेल बॉडी ही नजर आएगी। हाउएवर द फेमिनाइन डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट दैट इज गायनेकोमेस्टिया इज आल्सो एक्सप्रेस्ड। हालांकि कुछ कैरेक्टर्स आपको फीमेल वाले भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आगे लिखा है सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल। ऐसे इंडिविजुअल्स कैसे होते हैं स्टेराइल? क्योंकि इनके अंदर कई रीजंस की वजह से प्रॉपर गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब ये स्पर्म्स प्रोड्यूस कर ही नहीं पाते, और इस वजह से कैसे होते हैं? स्टेराइल होते हैं। बात समझ में आ गई ना? अब यहाँ पर देखो, जरा मुझे बताओ यहाँ पर कौन सा पेयर अफेक्टेड हुआ है, ऑटोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल? सेक्स क्रोमोसोमल। तो ऑब्वियसली बात है सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। अच्छा मुझे बताओ ये मोनोसोमी है ट्राइसोमी? ट्राइसोमी। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसी वजह से तो क्या है 47 है। तो जहां भी ट्राइसोमी होगी 47। तो बताओ ये ट्राइसोमी में तो पड़ा अपन ने, डाउन क्लाइनफेल्टर ये सब क्या है? ट्राइसोमी तो है। एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी का ही, टर्नर सिंड्रोम। ये सब साइंटिस्ट के नेम है, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, एडवर्ड, पटाउ, डाउन, ये सब साइंटिस्ट के नेम है। तो यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता? ये भी सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी ही, लेकिन ये ट्राइसोमी नहीं है। ये क्या है? मोनोसोमी है। ये मोनोसोमी है। और इसमें क्या हो जाता? 44 प्लस XO हो जाता है। XO बोल दो या X0 बोल दो, मतलब एक X क्रोमोसोम क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। X क्रोमोसोम बोला मैंने एब्सेंट, Y नहीं बोल रहा हूं। आप बोल सकते थे वरना कि सर XY से Y हट गया इसलिए XO हो गया, नहीं, एक X क्रोमोसोम कम रह गया। ये पता कैसे चला? क्योंकि ये जब देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम से अफेक्टेड इंडिविजुअल, तो ये कैसे होते हैं? फीमेल लाइक होते हैं, मतलब जनरल अपीयरेंस किसकी तरह होता है? फीमेल की तरह। तो अगर फीमेल अगर नॉर्मल होती तो 44 प्लस XX होता ना, लेकिन यहाँ एबनॉर्मल है और जीनोटाइप क्या है? 44 प्लस XO। इसका मतलब एक X क्रोमोसोमी तो नहीं है ना। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर बताओ ये ट्राइसोमी या मोनोसोमी? मोनोसोमी। बताओ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 45, कॉमा लगा दो क्या? XO। ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई ना बात? तो ये भी है सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी। अब देखो इसमें होता क्या है कि जब नॉर्मल फीमेल होती है XX, ये नॉर्मल नहीं है XO। दो जब X क्रोमोसोम होते हैं तो पूरी तरह से नॉर्मल कैरेक्टर्स आते हैं, सारी चीजें नॉर्मल होती हैं, ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स प्रॉपर डेवलप होते हैं, सारी चीजें परफेक्ट नॉर्मल। लेकिन जब XO हो गया, एक X क्रोमोसोम कम हो गया, तो यहाँ पर ओवरीज का डेवलपमेंट फिर प्रॉपर नहीं हो पाता। ओवरीज कैसी रह जाती है? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब समझ रहे हो? अनडेवलप्ड एक तरह से। तो ओवरीज जो है यहाँ पर अनडेवलप्ड रह जाती है, और ओवरीज अगर अनडेवलप्ड रह जाएंगी तो आप समझ सकते हो कि गैमिट का फॉर्मेशन फिर कैसे होगा। और गैमिट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ऐसी फीमेल्स भी क्या हो जाती हैं? स्टेराइल हो जाती है। तो ये फीमेल्स भी क्या होती हैं? स्टेराइल। और ओवरीज के अंडर डेवलप्ड रहने की वजह से ओवरीज वाले जो हार्मोन्स है उनका लेवल भी कम हो जाता है, तो फिर कई सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उतने अच्छे डेवलप नहीं हो पाते। जैसे मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इवन मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कई बार ऑपरेट ही नहीं होती है, ऑपरेट ही नहीं होती, और ऑपरेट हो भी रही होती तो इरेगुलर हो जाती है काफी ज्यादा, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल प्रॉपर नहीं आता है इस वजह से। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ही तो होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेमोरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये वो कैरेक्टर्स होते हैं जो प्यूबर्टी आने के बाद आते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होती है? मिसिंग होती है। तो देखो क्या लिखा है, सच अ डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द X क्रोमोसोम दैट इज 45 with XO. Such females are sterile as ovaries are rudimentary. Besides, other features include lack of other secondary sexual characters. तो बताओ कौन कौन से ऐसे बोले मैंने? आप बोल सकते हो यहाँ पर डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होता मेमोरी ग्लैंड का। आप बोल सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कई बार इरेगुलर होती है, या फिर कई बार तो मिसिंग होती है, होती नहीं, ऑपरेट ही नहीं हो रही होती है। और यही रीजन भी बन जाता है किसका? स्टेराइल होने का। बात समझ में आ गई ना? तो ये भी आप याद रखना, नीचे एक फोटोग्राफ है। अब अच्छा, इनमें स्ट्रेचर वाली बात की गई है, कंटेंट में तो एनसीईआरटी ने बात की नहीं है, लेकिन डायग्राम में नीचे स्ट्रेचर की बात, मतलब हाइट की बात की है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से अफेक्टेड जो इंडिविजुअल होते हैं उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, जबकि क्लाइनफेल्टर के बाद टर्नर जो अपन ने पढ़ा उसमें जो हाइट है वो काफी कम रह जाती है।
तो एक में टॉल स्ट्रेचर और एक में शॉर्ट स्ट्रेचर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ये लीजिए, तो एनसीईआरटी की बात हो गई, ये सारी बातें। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड है सुपर मेल्स, या जिसे हम बोलते हैं जैकब्स सिंड्रोम। अब एक होता है मेल, मेल का फंडा क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई, और ये सुपर मेल, तो एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए सुपर मेल बन जाते हैं। सुपर मेल का मतलब एक एक्स्ट्रा वाई होना। तो बताओ नॉर्मल में क्या होता है एक्स वाई, और यहाँ क्या हो जाता है एक्स वाई वाई। बताओ ये भी तो ट्राइसोमी हुई ना, यानी यहाँ पर भी फंडा क्या बनेगा 47 एक्स वाई वाई। 47 यहाँ पे भी तो होगा टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। बात समझ में आई ना। अब क्या होता है कि जब एक वाई क्रोमोसोम होता है तो हर चीज नॉर्मल होती है मेल बॉडी में जो होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा वाई आ गया तो इससे कुछ चीजें ज्यादा ही होने लग जाएंगी, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन। जब एक वाई होता है तो नॉर्मल आता है जितना जरूरी होता है, लेकिन एक एक्स्ट्रा वाई होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है बॉडी में वो ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा। और आपको मालूम होगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रेसिव बिहेवियर। तो ये टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो ये पर्सन्स होते हैं ये थोड़े से ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाते हैं। साथ में ये मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, मतलब कुछ ज्यादा आईक्यू अच्छा होता नहीं है, दूसरी तरफ गुस्सा खूब आ रहा है, तो फिर ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड के हो जाते हैं, मतलब क्राइम करने में इनका बड़ा मन लगता है। या ऐसा कहो कि क्राइम हो जाता है, क्योंकि आईक्यू उतना है अच्छा है नहीं, तो इन्हें कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उन्हें उसकी फिक्र होती नहीं है। और दूसरी बात एग्रेसिव थोड़े ज्यादा होते हैं, तो हर बात पर गुस्सा आ रही होती है, तो इनसे क्या हो जाता है क्राइम हो जाता है, मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरह के क्राइम्स में काफी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पर इसको इसीलिए बोलते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम। यूएसए की पॉपुलेशन में देखा गया कि बहुत सारे लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो जनरली क्या हैं सुपर मेल्स, ये वहीं के सर्वे से तो पता चला। और आप देखो ऊपर इंसिडेंस की रेट भी लिखी हुई है 1 in 1000, मतलब हर 1000 बेबीज में एक क्या होता है सुपर मेल होता है वहां पे। ये वहां के सर्वे, इंडिया में तो ऐसे सर्वे होते ही नहीं है कभी है ना। यहाँ क्या सर्वे होंगे, यहाँ तो कास्ट और रिलीजन को लेकर के सर्वे होते हैं, ऐसे सर्वे थोड़ी ना होते हैं। तो वहां हुआ होगा तो उसका रिजल्ट है कि 1 in 1000 होता है इंसिडेंस रेट। समझ रहे हैं ना बात को। तो याद रखना क्रिमिनल सिंड्रोम भी अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है सुपर मेल सिंड्रोम, यानी कि जैकब सिंड्रोम। अब इनकी हाइट भी क्या होती है कई बार एबनॉर्मल हो जाती है, मतलब या तो बहुत ज्यादा हाइट हो जाएगी या थोड़ी सी कम हाइट रह जाती है, तो एबनॉर्मल हाइट वाले होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यही पॉइंट्स लिखे दो, क्या लिखा है these patients have extra Y chromosome so the production of testosterone increased in these patients. These individuals have abnormal height, aggressive behavior, mental retarded, criminal bent of mind, लेकिन फर्टाइल होते हैं। एक चीज है इनके अंदर अच्छी, ये फर्टाइल है, वरना आप देखो ऊपर जो सिंड्रोम पढ़ रहे थे वो क्या होते हैं स्टेराइल होते हैं, है ना इस तरह से। आगे देखिए अब बात करते हैं सुपर फीमेल्स की। सुपर फीमेल्स, और इसे हम लोग मल्टी एक्स सिंड्रोम भी बोलते हैं। मल्टी एक्स सिंड्रोम क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स यहां ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है अगर नॉर्मल फीमेल की बात करोगे तो क्या होगी 44 प्लस एक्स एक्स, लेकिन ये सुपर फीमेल है तो एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, लेकिन कई बार तो इससे भी ज्यादा एक्स आ जाते हैं, इवन इससे भी ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ते ही चले जाते हैं कुछ लोगों में। तो यहां पर अगर मोर देन 2 एक्स क्रोमोसोम्स है तो समझ जाओ वो सारे किसके हैं सुपर फीमेल के हैं, इसलिए बोलते हैं मल्टी एक्स सिंड्रोम क्योंकि मल्टीपल नंबर में आ जाते हैं एक्स क्रोमोसोम। अच्छा ये तो किसका एग्जाम्पल हो गया ट्राइसोमी का, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 47 हो गए ना, तो ये ट्राइसोमी। लेकिन ये सब होते हैं ना बाकी टेट्रासोमी, अगर 2 से 4 हो जाए तो टेट्रासोमी, इस तरह से बनते चले जाते हैं। तभी मैंने बोला था कि आगे और भी टाइप पढ़ोगे आप, अपन ने तो सिर्फ 2 पढ़े मोनोसोमी और ट्राइसोमी, वरना टेट्रासोमी भी होता है, नलीसोमी भी होता है, पता चला 2 में से एक भी नहीं बचा 0, तो नलीसोमी नील हो गए ना नलीसोमी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, तो ये बस याद रखना यहाँ पर ये फंडा होता है। अच्छा ये भी फर्टाइल होती है, सुपर मेल्स भी फर्टाइल है, सुपर फीमेल्स भी फर्टाइल है, दोनों सुपर जो है वो फर्टाइल है। एक और बात यहाँ पे, ये भी मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब दोनों ही मेंटली रिटार्डेड, मतलब सिमिलरिटी क्या हुई कि दोनों ही फर्टाइल दोनों ही मेंटली रिटार्डेड, एक चीज कॉमन है। अब यहां पर क्या होता है कई बार कंपैरिजन पूछा जाता है कि कौन ज्यादा होगा मेंटली रिटार्डेड, है ना। तो यहां पर एक्स 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 3x क्रोमोसोम्स है, यहाँ एक्स 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 4x क्रोमोसोम्स है, तो जितने ज्यादा एक्स क्रोमोसोम्स बढ़ते जाते हैं मेंटल रिटार्डनेस उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई देखी गई है। तो इसलिए एक फॉर्मूला बना दिया गया, नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स ये होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके मेंटल रिटार्डनेस। तो ये फॉर्मूला आ गया निकल करके,
mental retardedness is directly proportional to number of X chromosome. अब ध्यान रखना, ये आपको यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आप बोलते हो ना कि हर फॉर्मूला की लिमिटेशन होती है, तो इस फॉर्मूला की भी लिमिटेशन है। कुछ लोग नॉर्मल केस में लगाने लग जाते हैं, बोलते हैं सर एक मेल है और एक फीमेल है, मेल में है एक्स वाई का फंडा, फीमेल में है एक्स एक्स का फंडा, यहाँ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम 1, यहाँ नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 2, इसका मतलब फीमेल मेंटली रिटार्डेड हुई, है ना? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना? ये नॉर्मल केस में फॉर्मूला नहीं लगाना है, वरना तो फिर हैंड्स फ्रूट हो जाएगा यहां से। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो ये कहां लगाओगे फॉर्मूला? सिर्फ सुपर फीमेल्स के केस में लगाओगे कि कितने नंबर में एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है। नॉर्मल केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि नॉर्मल केस है, तो नॉर्मल केस में मेंटल रिटार्डनेस होती नहीं है, इस वजह से। ना तो यहां और ना ही यहां है। क्या नहीं? नहीं है। बहुत ज्यादा आगे हो गए, बहुत ज्यादा आगे हो गए, टॉपर्स मैक्सिमम वही बनने लग गए हैं ना, तो इतना नहीं कह सकते अब मेंटल रिटार्डनेस। चलो, तो बेटा ये हो गए आपके एन्यूप्लॉइडी के, ठीक है? अब पढ़ेंगे इसके बाद कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। तो इस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर का कंटेंट कंप्लीट होता है। पहले हमने पढ़े जीन डिसऑर्डर, फिर पढ़े क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब थोड़ी बहुत बातें जो है वो आगे भी आएंगी जेनेटिक्स में, ठीक है ना? तो अभी पूरा नहीं हुआ, मैंने बोला ना नलीसोमी, टेट्रासोमी, ये भी कंसेप्ट आते हैं, तो वो आप पढ़ोगे जेनेटिक्स में। अभी तो अपन ने इन कंसेप्ट को समझने के लिए अपन ने ये पढ़ लिया, ठीक है ना? इजी है कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं, याद रख सकते हो आराम से। चलिए कॉमन डिजीजेस की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। तो देखिए पहले तो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आप तो मॉड्यूल में ही लिखा हुआ है, ज्यादा एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, जो लिखा है वही अच्छा है। अब तो उसमें जो मैं लिखा हूँ एक्स्ट्रा वो लिख लिया करो। तो देखिए कॉमन डिजीज की बात की जाए तो इसका क्लासिफिकेशन हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा और ब्रॉड लेवल में क्लासिफाई करते हैं डिजीजेस को। देखिए डिजीजेस अगर देखा जाए तो टू टाइप्स की होती है। एक होती है कॉन्जेनाइटल डिजीजेस और दूसरी होती है एक्वायर्ड डिजीजेस। कॉन्जेनाइटल समझ रहे हो? बाय बर्थ। जो डिजीजेस बाय बर्थ प्रेजेंट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्जेनाइटल। तो बताओ बाय बर्थ, यही जो आपने जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़े तो बाय बर्थ ही होते हैं ना। कोई अगर सिंड्रोम है, कोई जीन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो बताओ ये तो बाय बर्थ ही होंगे ना। ऐसा थोड़ी ना होता कि बर्थ के बाद हो रहा होता है, नहीं, बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हो जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक अच्छा, एक चलो पॉइंट फटाफट पढ़ लेते हैं। मेंटल रिटार्डनेस की बात कई जगह आ गई है ना, चलो फटाफट बताओ कहां कहां मेंटल रिटार्डनेस पड़ी? फिनाइल कीटोन्यूरिया और टे सेक्स डिजीज, वहां दो जगह पड़ी थी। इसके बाद आज आपने पढ़ी डाउन सिंड्रोम में, इसके अलावा सुपर मेल्स सुपर फीमेल्स, ये पढ़ ली ना आपने टोटल। अब क्वेश्चन कई बार बनता है, कई बार सुपर मेल सुपर फीमेल तो ऑप्शन में नहीं आते क्योंकि वो एनसीईआरटी में है नहीं, तो ऑप्शन में डाउन सिंड्रोम आपको जनरली देखने को मिलता है नीट में या एआईपीएम। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, डाउन सिंड्रोम और एक कोई और सिंड्रोम या फिर कोई और डिजीज ले लें जिसमें भी मेंटल रिटार्डनेस होती है। मतलब 4 ऐसे वो डिसऑर्डर्स ले लें जिनमें मेंटल रिटार्डनेस होती है, और फिर वो क्वेश्चन पूछें कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जिसमें मेंटल रिटार्डनेस बाय बर्थ प्रेजेंट होती है? डाउन सिंड्रोम। क्यों? उनमें भी तो होनी चाहिए थी, वो भी तो बाय बर्थ डिजीज प्रेजेंट होती। हाँ, डिजीज होती है बाय बर्थ वहां, लेकिन मेंटल रिटार्डनेस बाय बर्थ नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां पर मेंटल रिटार्डनेस तब आएगी जब कोई चीज डिपोजिट होगी ब्रेन में, और डिपोजिशन तो धीमे 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 होता है ना, तो अचानक से थोड़ी ना हो जाएगा। तो वहां डिजीज तो बाय बर्थ होती है, लेकिन वो मेंटल रिटार्डनेस बाय बर्थ नहीं होती। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, ये दोनों बाय बर्थ होने वाली डिजीज हैं, लेकिन इनमें मेंटल रिटार्डनेस बाय बर्थ नहीं होता है, बर्थ के काफी लंबे टाइम के बाद डेवलप होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम में मेंटल रिटार्डनेस डे 1 से ही।
तो डिजीज भी डे 1 से है, मतलब एट द टाइम ऑफ बर्थ है, लेकिन मेंटल रिटार्डनेस भी शुरू से, क्योंकि ये डिपोजिशन वगैरह के नहीं हो रहे हैं, समझ में आई? तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बोला ना, फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल, ये डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता यहाँ पर। वहां तो डेवलपमेंट जो होना चाहिए एम्ब्रियोनिक लाइफ में वो हो जाता है, तो बाद में दिक्कत हो जाती है डिपोजिशन की वजह से। ऐसा थोड़ी ना कि ब्रेन डेवलप नहीं हुआ वहां प्रॉपर, पूरा ब्रेन डेवलप हुआ था, वो तो डिपोजिशन नहीं हुआ होता तो प्रॉपर काम करना ही था उसको। समझ गए ना बात को? तो आंसर फिर क्या दोगे यहाँ पर? डाउन से। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है, वो बनेगा, लेकिन ऑप्शन मिलेगा नहीं जनरली आपको, अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। हाँ, बनना होगा यहाँ पे भी। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गए कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर। अब बात करते हैं एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड मतलब समझ गए ना, जो बर्थ के बाद होने वाले होते हैं। तो इसमें आती हैं दोनों चीजें, इसी में आते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, और इनको तो मैं आपको पहले ही समझा चुका था। तो इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, और ये मैं आपको बता चुका हूं, इन्फेक्शियस मतलब जो 1% टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट हो सके उनको बोलते हैं इन्फेक्शियस, और जो 1% टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसमिट ना हो या हो ही ना किसी भी तरीके से, वो होती हैं नॉन इन्फेक्शियस। तो इसके एग्जाम्पल भी तो पढ़े थे आपने, इसके एग्जाम्पल पढ़ा था, जैसे कॉमन कोल्ड बोला था मैंने आपको, है ना। इसके अलावा यहां बोल सकते हो मलेरिया, इसके अलावा बोल सकते हो एड्स, ये सब क्या होते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, बहुत सारी होती हैं। और नॉन इन्फेक्शियस में आपको याद होगा कि यहाँ पर डायबिटीज, इसके अलावा कैंसर, ये सब, तो ये सब क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होती है। अब यहां पर हेडिंग में लिखा है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, तो कॉमन डिजीज कौन है इनमें से? इन्फेक्शियस। आप खुद देखो, अगर आप अपना एक डिजीज का चार्ट बनाओ कि हम अपने बर्थ से लेकर के अभी तक आपको कौन कौन सी डिजीज हुई है, आप एक लिस्ट बनाओगे ना, तो आप देखना उसमें ज्यादातर आपको इन्फेक्शियस ही दिखेंगे। आपको हो सकता है उसमें मलेरिया दिखा मिल जाए, कॉमन कोल्ड लिख दोगे आप, डेंगू हो सकता है लिख दोगे आप, चिकनगुनिया लिख दोगे शायद आप, है ना। बस इसी तरह की चीजें तो लिखोगे आप। बताओ ये सब क्या है? इन्फेक्शियस ही तो है। तो यानी आप कह सकते हो कि कॉमन टर्म किसके लिए बोला गया है? इन्फेक्शियस के लिए। तो याद रखना कि यहाँ पर एनसीईआरटी जो कॉमन बोल रही है वो किसके लिए बोल रही है? इन्फेक्शन। मतलब हमें आप किसको डिस्कस करना है? इन्फेक्शियस डिजीजेस इन ह्यूमंस को डिस्कस करना है। और ये जो डिजीजेस होती हैं, ये होती है किससे? पैथोजन से। किनसे होती है? पैथोजन से। तो ये पैथोजन से होने वाली क्या होती है? ये डिजीजेस होती हैं। तो ये पैथोजन से होने वाली है, और ये कैसी डिजीजेस है? कॉमन डिजीजेस। तो ये दो बातें आप जरूर याद रखना इनके बारे में, ठीक है। और डिजीज के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका। चलो, अब इसके बाद क्या है? एक पैराग्राफ आता है, उस पैराग्राफ में भी जो बातें कही गई है ना, वो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में। फटाफट बोल देता हूँ कि जो इन्फेक्शियस डिजीजेस है यही क्या है? कॉमन डिजीजेस है, और ये किससे होती है? पैथोजन से। और पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे एनवायरमेंट में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? जैसे आप बोल सकते हो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, हेलमिन्स हैं। ये क्या करते हैं? हमें कई तरह की डिजीज कॉज करते हैं। बताओ, ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हुए, इसका मतलब हमारे लिए क्या हुए? पैथोजेंस हुए। तो ये पैथोजेंस हमें क्या करते हैं? डिजीज कॉज करते हैं। अब इसके बाद ये बात आती है कि हमें डिजीज कॉज करते कैसे, ये बात आ जाती है फिर। ये डिजीज कॉज कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि पैथोजेंस जो होते हैं वो सबसे पहले हमारी बॉडी में किसी रूट से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद फिर वो एडाप्टेशन करते हैं हमारी बॉडी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, और फिर वो अपनी ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं, मतलब अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं। और जब इनका नंबर बढ़ने लग जाता है, तो इसकी वजह से, इनके नंबर बढ़ने की वजह से हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, वो क्या होने लग जाती है? अफेक्टेड होने लग जाती है। और उसी की वजह से हमें कंफर्ट फील नहीं होता, और कंफर्ट फील नहीं होता तो उसी को हम क्या बोल देते हैं? डिजीज बोल देते हैं। मतलब स्टेप्स हो गए कुछ। सबसे पहले होगी पैथोजन की एंट्री, फिर वो करेगा एडाप्टेशन, फिर वो करेगा मल्टीप्लीकेशन, और उसी की वजह से हमारी जो फिजियोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, ये सब क्या होती है? अफेक्टेड होती है, और हमें डिजीज हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी की गई है कि जो एडाप्टेशन है ये भी जरूरी है। इसका मतलब यानी हमें डिजीज कौन कर पाता है? जो एडाप्ट कर पाते हैं हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग। यानी कोई भी पैथोजन वो तब बना जब वो हमारी बॉडी में क्या कर पा रहा है? एडाप्ट कर पा रहा है। अगर वो एडाप्ट ही नहीं कर पाएगा तो खत्म हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई वो कैसे करेगा? जैसे अगर मैं बात करूं टाइफाइड के बैक्टीरिया के, भी पढ़ने वाले, सैल्मोनेला टाइफी। अब ये जो है, ये तो हमारे फूड और वाटर से अंदर एंटर करता है, और कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से होते हुए ब्लड में पहुंच जाता है। इसका मतलब बीच में इसने स्टोमक मिला होगा इसको, और उसको भी क्रॉस कर लिया, इसका मतलब।
इसका मतलब इसके पास एक ऐसा एडाप्टेशन है जिससे ये इतनी लो पीएच पर भी क्या कर सकता है, अपने आप को सर्वाइव करा सकता है। बात समझ रहे? तो यानी आप इस तरह के पैथोजेंस के पास क्या होते हैं, एडाप्टेशंस भी होते हैं, तभी वो आपको क्या कर पाते हैं, डिजीज कर पाते हैं। आपको सोचो स्टोमक से निकल करके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच गया, इसका मतलब जो फर्क ही नहीं पड़ा, उसके पास क्या है, एडाप्टेशन है इस तरह का। ऐसे आपने एस्केरिस में भी पढ़ा होगा, एस्केरिस के पास भी क्या होते हैं, हाँ आपने पढ़े होंगे वहां पर के जो इंटेस्टाइन होते हैं, मतलब रहने वाले जो एंडोपैरासाइट्स होते हैं, उनके पास भी तो कुछ इस तरह के एडाप्टेशन होते हैं, पढ़े होंगे वहां पे आपने। हाँ वही सारी चीजें एनिमल डाइवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर भी तो क्या है, एडाप्टेशन से, तभी तो वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, तभी तो वो आपको डिजीज कर पा रहा है एस्केरियासिस, वरना कैसे करता आपको डिजीज। तो पैथोजेंस जो आपको डिजीज कॉज करते हैं ना, उनके पास होते हैं क्या, कुछ एडाप्टेशंस, जिससे वो आपकी बॉडी में सर्वाइव कर पाते हैं और सर्वाइवल के बाद मल्टीप्लाई भी कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? इसके बाद फिर एक पॉइंट और पढ़ा, आप पढ़ोगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले कहीं ना कहीं। तो इसमें एक पॉइंट आता है कि पैरासाइट्स की बात आई है, कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो भी कई बार पैथोजन का काम करते हैं। पैरासाइट तो आप समझते ही हो ना, कि किसी के ऊपर रहना कहीं ना कहीं अपने लिविंग के लिए, एक तरीके से मतलब चीजों के लिए। तो यहां पर मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन, इस तरह की बात आ रही है। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन नहीं, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन। मतलब ज्यादातर पैरासाइट्स किसकी तरह काम करते हैं, पैथोजन की तरह। हर पैरासाइट पैथोजन की तरह काम नहीं करता। इसका यह मतलब हुआ कि ज्यादातर पैरासाइट्स आपकी बॉडी को हार्म पहुंचाते हैं, तभी तो वो डिजीज कॉज कर पा रहा है, तभी तो वो क्या कहलाएंगे, पैथोजन कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी पैरासाइट्स हैं जो आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाते, जिससे कि आपको क्या हो जाए, डिजीज हो जाए। जैसे कि आप बात कर सकते हो लाइस की, जू, जो बालों में कुछ लोगों के जू होते हैं ना, वो भी तो पैरासाइट हुए ना, एक्टो पैरासाइट। अब उनके होने से कोई डिजीज थोड़ी ना हो रही है, तो वो पैरासाइट तो है लेकिन पैथोजन नहीं है। तो पैरासाइट है लेकिन पैथोजन नहीं है, समझ रहे बात को। लेकिन एस्केरिस की बात करो जरा, एस्केरिस तो एंडो पैरासाइट है, बॉडी में रहता है और डिजीज भी होती है, कौन सी, एस्कैरियासिस। इसका मतलब वो पैरासाइट भी है और पैथोजन भी है। समझ पा रहे हो ना? तो याद रखना, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजन, ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन, ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द पैरासाइट। ऐसे एनिमल्स के केस में आप लीचेस की बात कर सकते हो, कुछ एनिमल से लीचेस वगैरह होती है ना, वो चिपकी होती है और क्या कर रही होती है, ब्लड को सक कर रही होती है, सैंग्विवोरस होती है ना, तो ब्लड को क्या कर रही होती है, सक कर रही होती है। अब ब्लड को सक करने पर ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम थोड़ा बहुत ही तो अफेक्टेड होगा, उससे कोई डिजीज थोड़ी ना हो जाती। इसका मतलब उनके लिए वो भी क्या हुए, सिर्फ पैरासाइट, पैथोजन थोड़ी ना हुए। तो याद रखना, पैरासाइट जो होते हैं वो आपको हार्म पहुंचा रहे हैं अगर, तो इसका मतलब वो क्या है, पैथोजन भी। तो मोस्ट ऑफ दी पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो आपको हार्म पहुंचाते हैं, इसलिए वो किसकी तरह काम करते हैं, पैथोजन की तरह काम करते हैं। समझ में आ गई ना बात बेटा? तो इस तरह की बातें लिखी हुई हैं इस पैराग्राफ में, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने आपको पहले ना बताई हो, तो आप इसको पढ़ सकते हो। बस काम की बात यही थी, मोस्ट ऑफ दी पैरासाइट्स आर पैथोजन। तो इसमें मोस्ट वर्ड याद रखना, क्योंकि यहां से स्टेटमेंट या एआर वाला क्वेश्चन बन सकता है, वो आप गलत कर सकते हो, है ना, इसलिए वो ध्यान रखना। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉपर डिजीजेस पर। अब सिर्फ डिजीज पढ़नी है, जल्दी जल्दी स्पीड में हो जाती है अब सारी चीजें। तो देखिए अब पढ़ते हैं सम बैक्टीरियल डिजीजेस। सम बैक्टीरियल डिजीजेस यानी वो डिजीजेस पढ़ेंगे जो कि किससे होती हैं, बैक्टीरिया से होती है। तो इसमें एक ही पढ़ेंगे आज, बाकी तो अपन कल ही पढ़ पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं टाइफाइड। सबसे पहली डिजीज पढ़ते हैं टाइफाइड। अब इसको टाइफाइड फीवर भी बोलते हैं, टाइफाइड फीवर, और इसे हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें फीवर आता है, एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं। अब एंटेरिक फीवर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड होता है इन्फेक्शन, क्योंकि जो टाइफाइड का बैक्टीरिया होता है ये इंटेस्टाइन से ब्लड में जाता है और इंटेस्टाइन को बहुत ज्यादा अफेक्टेड करता है, और इंटेस्टाइन अफेक्टेड हो रही इसलिए वर्ड लगा दिया जाता है क्या, एंटेरिक। तो एंटेरिक वर्ड कहां से लगा हुआ है, इंटेस्टाइन से, तो इसीलिए टाइफाइड फीवर को हम क्या बोल देते हैं, एंटेरिक फीवर भी बोल देते हैं। अब ये करता कौन है बैक्टीरिया, कौन सा पैथोजन, सैल्मोनेला टाइफी। तो हर डिजीज का पैथोजन आपको बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं कि वो मैच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन देते हैं, एक तरफ डिजीज का नाम लिख देते हैं और एक तरफ पैथोजेंस का नाम लिख देते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि आपने अगर एक भी मैच कर लिया तो आंसर हो जाता है आपका सही, और मैच करना आसान होता है, क्योंकि सैल्मोनेला टाइफी, तो टाइफी से ही होगा टाइफाइड, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा अगर एक भी मैच हो गया तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना सैल्मोनेला टाइफी। अब देखो कैसे क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। तो देखो ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या होता है कि जैसे मान लो ये पहुंचता कैसे, क्योंकि इन्फेक्शियस है, इसका मतलब वन पर्सन टू अनदर पर्सन इजिली ट्रांसफर हो जाएगा। तो कैसे होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पर्सन ये है,
और ये क्या है, एक इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब इसको टाइफाइड हो रखा है, इसको टाइफाइड हो रखा है। और एक ये हेल्दी पर्सन है जिसको कि अभी टाइफाइड नहीं हुआ है, लेकिन इसको होगा कैसे वो समझते हैं। ये अभी हेल्दी पर्सन है। तो होता क्या है कि जो ये इन्फेक्टेड पर्सन है, इसका जो फीकल मैटर होगा, इसका जो फीकल मैटर होगा, अगर ये किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ जाए, किसके, फूड, फूड के कांटेक्ट में, तो फूड या वाटर के कांटेक्ट में, किसके फूड या वाटर के कांटेक्ट में, हेल्दी पर्सन के। अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर कांटेक्ट में आ जाए किसी भी तरीके से हेल्दी पर्सन के फूड और वाटर के, तो बताओ ये फूड और वाटर जो है इसका, वो कंटेमिनेटेड हो गया कि नहीं हो गया। और अगर इस तरह का वो इंटेक करेगा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का, तो उसे भी क्या हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। तो इस तरह से होता है टाइफाइड। तो इसमें हुआ क्या कि जो इन्फेक्टेड पर्सन का फीकल मैटर होता है ना, इस पर प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया की वजह से ही तो इसको टाइफाइड हो रखा है। तो वो बैक्टीरिया आ जाते हैं फीकल मैटर के साथ बाहर। तो इसके फीकल मैटर में आपको कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं। अब अगर ये बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है, और बताओ ये फीकल मैटर अगर कांटेक्ट में आ रहा है किसी भी तरीके से फूड और वाटर के, तो बताओ फूड और वाटर में भी क्या पहुंच जाएंगे, बैक्टीरिया पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे। और वो इंटेक कर रहा है उसी तरह के फूड एंड वाटर का, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर का, बताओ उसके अंदर भी तो बैक्टीरिया पहुंच गए, और उसके अंदर बैक्टीरिया पहुंच गए तो उसको भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये होता है। अब ये कांटेक्ट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट मतलब हाउस फ्लाई की हेल्प से, ये पता चला हाउस फ्लाई हेल्प कर दे, और कई बार बिना किसी के हेल्प के भी डायरेक्ट हो सकता है ना। इस तरह से होता है यहाँ पे फंडा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो रूट होता है ना, इस रूट को बोलते हैं फीकल ओरल रूट। क्या रूट बोलते हैं इसको, फीकल ओरल रूट। तो फीकल ओरल रूट, किसी का फीकल मैटर और किसी का फूड और वाटर, क्योंकि वही तो जाएगा ओरल कैविटी में, तो इसलिए बोलते हैं किसी का फीकल मैटर और किसी का फूड और वाटर, ये कांटेक्ट में अगर आ रहे हैं तो जो रूट बनता है उसको क्या बोलते हैं, फीकल ओरल। बात समझ में आ गई ना। तो ये कैसे भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपको मालूम है रूरल एरियाज की मैं बात, तो रूरल एरियाज में क्या होता है कि वहां पर लोग ओपन में ही एक तरह से फीकल मैटर इजेस्ट करना पसंद करते हैं, उन्हें बंद दीवारों में मजा ही नहीं आता है। तो वो मॉर्निंग में लोटा लेकर के या बॉटल लेकर के निकल जाते हैं पटरियों के किनारे या कहीं जंगल में झाड़ियों के पीछे, और वहां जाकर के अपना फीकल मैटर दान कराते हैं, है ना। अब वो फीकल मैटर ओपन में पड़ा है, इसका मतलब इसका प्रॉपर डिस्पोजल नहीं हुआ है। अगर ये वॉशरूम में या टॉयलेट में अगर किया गया होता फीकल मैटर, तो ऑब्वियस सी बात है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो जाता, क्योंकि वो किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आता। लेकिन अब तो ये कांटेक्ट में आ सकता है ना किसी भी चीज के, फीकल मैटर वहां पर पड़ा है। पता चला ये भाई साहब फीकल मैटर करके गए, उतने में झमाझम बारिश होने लग गई, शानदार। इतनी तेज बारिश हुई कि बारिश के पानी के साथ इनका फीकल मैटर भी बहा चला जा रहा है पानी में मिक्स होकर के, और जाकर के मिक्स हो रहा है किसमें, किसी पॉन्ड में, तालाब वगैरह। आपको मालूम है कि रूरल एरियाज में, विलेज वगैरह में पॉन्ड वगैरह ऐसे होते हैं, तो पता चला वहां जाकर के चला गया ये फीकल मैटर उसका। तो बताओ फीकल मैटर अब पॉन्ड के वाटर में आ गया कि नहीं आ गया, मतलब कंटेमिनेट कर दिया उस पॉन्ड के वाटर को। अब आपको मालूम है कि रूरल एरियाज में जनरली लोग यहीं से पानी भी पीते हैं पॉन्ड वगैरह का, अनहाइजीनिक होता है, कंटेमिनेटेड होता है, पीते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे पता चला के भराते हैं, पॉन्ड से तालाब है, वहां से पानी भर रहा है और उसी को पी रहे होते हैं घर में डेली। अब बताओ ये तो कंटेमिनेटेड वाटर था ना कि नहीं था। बताओ इस तरह के वाटर को अगर कोई पिएगा तो बीमार होगा ना, क्योंकि फीकल मैटर में क्या थे, बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कहाँ आ गए, पॉन्ड के वाटर में, और वही पॉन्ड का वाटर वो ड्रिंक कर रहे हैं, तो उनके अंदर भी बैक्टीरिया पहुंचेंगे ना, तो उनको भी क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी, टाइफाइड। तो ये तो हो गया डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। लेकिन एक इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी होता है कि फीकल मैटर ये करके निकल लिए, उतने में आई हाउस फ्लाई, उसने कहा वाओ। हाउस फ्लाईज जो होती है ना, उन्हें इस तरह की चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। हाउस फ्लाई की आदत ही है, जितनी गंदी जगह होगी ना वहीं उन्हें मजा आता है, शानदार, तुरंत उनके मुंह से निकलता है वाओ। तो फीकल मैटर पर हाउस फ्लाईज आकर के क्या हो जाएंगी, बैठ जाएंगे। अब बताओ फीकल मैटर पर हाउस फ्लाईज अगर बैठी हैं, तो बताओ उन हाउस फ्लाईज की लेग्स वगैरह पर थोड़ा बहुत तो फीकल मैटर चिपक ही गया होगा कि नहीं चिपक गया होगा। बस उनका मन भरा यहाँ से, और ने कहा चलो भूख लगी यार कुछ खा के आते हैं, ये मजा नहीं आ रहा खाने में, निकल गई, उड़ करके चली गई। उतने में आपके चाट का ठेला लगा हुआ है कहीं पर, या कोई कचौड़ी की दुकान है या समोसा की दुकान है कहीं पर, जो ओपन में करके रख रखा है उन्होंने, विंडो वगैरह या कोई इस तरह का वो केस वगैरह बना ही नहीं रखा है, ओपन में ऐसे रखे हैं, और वहां पर जाकर के वो बैठ गई। अब बताओ वो हाउस फ्लाई बैठी तो उसकी लेग पर तो फीकल मैटर था ना थोड़ा सा,
बताओ वो फीकल मैटर चिपक गया ना उस जगह पर, समोसा पर, कचौड़ी पर, या जो गोलगप्पे का मसाला होता है आलू वाला, अब उस पर वो आ गया। बताओ फीकल मैटर में क्या थे? बैक्टीरिया। बताओ बैक्टीरिया आ गए ना फूड पर, कंटेमिनेटेड हो गया वो फूड। अब इसको जो खाएगा चटकारे लेकर के, अभी तो चटकारे लेगा, लेकिन 2 या 3 दिन बाद फीवर आएगा जबरदस्त, किसका? टाइफाइड का। समझ रहे हैं ना बात? तो ऐसे ये क्या हो जाता है, ट्रांसमिट होता है। तो हाउस फ्लाई भी हेल्प कर सकती है। ओवरऑल बात याद रखना कि ये रूट कौन सा होता है? फीकल ओरल रूट। रूट समझ में आ गया ना? क्योंकि रूट ही बोलूंगा हर बार, समझाऊंगा नहीं बार बार, क्योंकि रूट तो ये बहुत जगह होता है, फीकल ओरल रूट। समझ में आ गई ना बात? अब यहाँ क्या होता है कि ये आ गया फीकल ओरल रूट से बॉडी के अंदर, कौन आ गए? बैक्टीरिया वगैरह। तो ऑब्वियस सी बात है, कहां पहुंचेंगे? एलिमेंट्री कैनाल में। और एलिमेंट्री कैनाल में होते हुए स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते, क्योंकि इनके पास एडाप्टेशन भी है स्टोमक में सरवाइव करने का। ये पहुंच गए स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको मालूम है कि फंक्शन हो रहा होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी रूट से कहां एंटर कर जाते हैं? ब्लड में। तो ये ब्लड में एंटर कर गए, कहां से होते हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए। और ब्लड में अगर कोई चीज एक बार पहुंच गई फिर तो उसके मजे ही मजे हैं, क्योंकि ब्लड से तो वो बॉडी की जिस भी जगह जाना चाहे वहां जा सकता है। तो फिर ये पूरी बॉडी में कहीं पर भी चले जाते हैं और अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग क्या दिखाते हैं? इफेक्ट दिखाते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड। बात समझ में आ गई ना? फटाफट सिम्टम्स पढ़ते हैं। पहला सिम्टम सस्टेन्ड हाई फीवर, तभी तो बोलते हैं टाइफाइड फीवर, एंटेरिक फीवर। इसमें फीवर होता है हाई फीवर, और वो भी सस्टेन्ड रहता है, ऐसा नहीं जैसे मलेरिया में होता ना, फीवर आ रहा है उतर जाएगा, फिर फीवर आएगा फिर उतर जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? सस्टेन्ड बना रहता है, लगातार एक हाई रेंज में फीवर बना रहता है। रेंज कितनी? 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस, अच्छा खासा फीवर है। 37 डिग्री सेल्सियस तो नॉर्मल होता है, और यहाँ 39-40 की रेंज में पहुंच रहा है, तो अच्छा खासा फीवर है, हाई फीवर बोलोगे। इसमें हो क्या क्या जाता है? देखो अब सिम्टम्स बाकी। कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें, कब्ज की शिकायत। कायम चूर्ण जो एडवर्टाइजमेंट आप देखे हो, पेट सफा तो हर रोग दफा, वो वाले जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, तो कायम चूर्ण वगैरह ये सब होते हैं कब्ज के लिए। तो कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? कब्ज। इसमें हो क्या जाता है कि इसमें आप जब करने जाते हो ना, कितनी भी ताकत लगा लो, आउटपुट कुछ आता ही नहीं है। तो ये जो कंडीशन होती है ना, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। मतलब आप पास नहीं कर पा रहे होते हो स्टूल को, फीकल मैटर को इजीली। क्यों नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि वो काफी ज्यादा ड्राई हो रखा होता है। अगर फीकल मैटर में वाटर कंटेंट अच्छा हो तो वो थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, और सॉफ्ट रहेगा तो इजिली बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें वाटर कंटेंट कम है तो फिर वहां पर वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने की वजह से वो फिर इजिली पास नहीं हो पाता, और उसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो फिर करते रहो जोड़ लगा के हैसा, जोड़ लगा के हैसा, कुछ आउटपुट आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? तो ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है ना, तो कई और प्रॉब्लम अपने आप हो जाती है, जैसे हेडेक, सिर दर्द बना रहता है कहीं ना कहीं। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, कैसे लगेगी? पहले जो भूख लगी थी खाया था वो तो निकाल नहीं पा रहे बाहर, तो नया कैसे लाओगे? उसके लिए स्कोप ही नहीं बन रहा है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट वाला फंडा भी हो जाता है। तो हेडेक हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, भूख नहीं लगती। और जब भूख नहीं लगेगी तो ऑब्वियस सी बात है, धीमे धीमे बॉडी में क्या आएगी? वीकनेस, कि आप कुछ खा ही नहीं रहे हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो वीकनेस भी आ जाती है। एब्डोमिनल पेन भी बना रहता है, क्योंकि अगर फीकल मैटर भरा रहेगा इंटेस्टाइन में तो थोड़ा बहुत पेन भी होता है फिर तो यहाँ पर क्या होने लग जाता है? पेन भी होने लग जाता है। तो ये सारे होते हैं, देखो लिखा भी है, वीकनेस आ जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, स्टोमक पेन होगा, हेडेक होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, ये सारी चीजें। सीवियर केस की अगर एपेटाइट मतलब भूख, चलो अब बाकी बाद में कर लेंगे, बात जल्दी नहीं निपटाएंगे, आराम से पढ़ेंगे। तो मुझे बता देना सर, लॉस ऑफ एपेटाइट तक हो गया, सीवियर केस डिस्कस करना है, ठीक है? चलो। हाँ, अरे वाह बेटा, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बॉय। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड अच्छे से समझ नहीं आया बेटा, यहां से समझाया नहीं मैंने अच्छे से, यहाँ मैंने समझाया नहीं कुछ। ये सेल डिवीजन में आप पढ़ते हो, तो आप सेल डिवीजन रिवीजन करो उसका, मियोसिस का, पीयूष बेटा, है ना, तब समझ में आएगा बेटा आपको, ठीक है? सेल डिवीजन में मियोसिस पढ़ो बेटा, तब समझ में आएगा आपको एक बार, है ना? थैंक यू।